जय हिंद साथियों, मैं प्रिंस कुमार एक बार और आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं मेरे इस YouTube चैनल जिसका नाम है NCERT बाय प्रिंस कुमार। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं क्लास 12 हिस्ट्री चैप्टर नंबर 7। चैप्टर का नाम है दोस्तों एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों विजयनगर साम्राज्य के बारे में। तो विजयनगर साम्राज्य के अंदर हम लोग बहुत सारी खूबसूरत चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रेलेवेंट है, आप लोगों के एग्जाम्स में हमेशा पूछा जाता है और पूछे जाने की संभावना है। तो आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से क्या करेंगे दोस्तों, रिवीजन भी करेंगे। लेकिन रिवीजन करने का हमारा नया तरीका क्या है कि हम क्वेश्चंस के साथ रिवीजन करेंगे। जो इस चैप्टर से रिलेवेंट सवाल हैं उनको जो है सवालों के आधार पर जो है हम लोग कॉन्सेप्ट का रिवीजन करेंगे और साथ ही साथ हमारे पूरे चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा। इससे आपको दो बेनिफिट होगा। पहला बेनिफिट तो क्या होगा दोस्तों कि आप लोग का जो है रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा चीज़ क्या हो जाएगा कि आपको इस चैप्टर से कौन कौन से रेलेवेंट क्वेश्चन एग्जाम के अंदर फ्रेम हो सकते हैं, बन सकते हैं, आप लोग को पहले से पता चल जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप लोग इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिसका नाम है NCERT बाय प्रिंस कुमार। अगर आप लोग पहले से सब्सक्राइब कर चुके हैं तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम लोग क्या बात करेंगे, इस वीडियो के अंदर हम लोग कई सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे भैया कि विजयनगर साम्राज्य कहाँ पर स्थित था। ठीक है, इसके अंदर फिर हम लोग महानवी डिब्बा के बारे में बात करेंगे, फिर अमरनायक प्रणाली जिसने इस साम्राज्य को जो है जिंदा रखा, उसके बारे में बात करेंगे हम कॉलिन मैकेंजी के बारे में जो एक आपके पुरातत्वविद थे। फिर विजयनगर साम्राज्य के सामाजिक जीवन के बारे में समझने का प्रयास करेंगे, हम्पी के मंदिरों के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, फिर सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि भाई विजयनगर साम्राज्य की जो जल आवश्यकता, जो जरूरत थी, उन्होंने कितनी खूबसूरत तरीके से जो है अपनी जल आपूर्ति को बनाए रखा, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अंदर शहर के किलेबंदी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये तमाम चीज़ें जो है हम लोग इस चैप्टर के अंदर 1 बाय 1 करके जो है डिस्कस करेंगे। देखिए, महानवी डिब्बा के बारे में भी हम लोग डिस्कशन इसके अंदर करेंगे और इससे क्या रिलेवेंट सवाल बन सकता है उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के इस वीडियो को जो है शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग को क्या डिस्कस करना है दोस्तों, सबसे पहले हमको डिस्कस करना है कि भाई हम्पी जो नगर था ना वो किस नदी के किनारे बसा हुआ था। हम लोग को पता है भैया विजयनगर साम्राज्य जो था कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा हुआ था। दो नदियों के बीच का जो दोआब होता है, जैसे कि मान लीजिए आप, ये आपकी जो है ये आपकी एक नदी बह रही है। ठीक है, इधर से दूसरी एक नदी बह रही है। तो इसके बीच का जो ये एरिया होता है ना दोस्तों, ये बहुत हरा भरा एरिया होता है, बहुत ही जो होता है बहुत फर्टाइल एरिया माना जाता है। ये यहाँ पर कृषि वगैरह जो होती है बहुत अच्छी तरह से हो सकती है, आप कोई भी फसल उगा सकते हो, यहाँ पर चावल उग सकता है अच्छी तरह से। तो जो विजयनगर साम्राज्य था वो इन्हीं दो नदियों के बीच का एरिया था दोस्तों। ठीक है, तो देखिए क्या बोल रहा है कि भाई हम्पी जो नगर था, विजयनगर साम्राज्य का में पाए जाने वाला एक नगर था जिसका नाम था हम्पी। तो पूछ रहा है भाई हम्पी जो नगर था वो किस नदी के किनारे बसा हुआ था। तो हम्पी जो नगर था आपका कहाँ पर बसा था दोस्तों, तो तुंगभद्रा नदी के किनारे हम्पी नगर बसा हुआ था। ये देखिए हम्पी नगर है दोस्तों। ठीक है, तो इस तरह से जो है कई सारे नगरों के बारे में पूछ देगा क्योंकि विजयनगर साम्राज्य बहुत बड़ा साम्राज्य था दोस्तों। ठीक है, आपका ये पता आप लोग को ये दक्षिण भारत है हमारा। ठीक है, तो दक्षिण भारत के अंदर जो कर्नाटका वाला एरिया है या फिर केरल वाला एरिया है, थोड़ा सा आंध्र प्रदेश वाला एरिया है, तो इस वाले एरिया के अंदर जो था आपका कौन सा साम्राज्य था दोस्तों, आपका विजयनगर साम्राज्य था। ठीक है, तो आप लोग को जो है याद रखना है कि हम्पी नगर भी जो था विजयनगर साम्राज्य का एक नगर था। आगे बात करते हैं भाई पंपा किस देवी का नाम था। भाई विजयनगर साम्राज्य के अंदर चूंकि दक्षिण भारत के जो लोग हैं बहुत ही धार्मिक होते हैं दोस्तों। ठीक है, कई सारे अलग अलग मतलब देवी देवताओं की ये लोग उपासना करते, तो उसी में से एक देवी थी जिसका नाम था पंपा। तो किसका नाम था भाई, पार्वती माता को जो है दक्षिण भारत के अंदर क्या बोला जाता है, पंपा बोला जाता है। ठीक है, आगे समझते हैं। देखिए यहाँ पर आ गए कॉलिन मैकेंजी के बारे में। भाई कॉलिन मैकेंजी कौन था और उसका भारतीय इतिहास में क्या योगदान है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इसलिए जो है आप इस पे क्या लगा लीजिए, आप लोग इस पे स्टार लगा लीजिए इस सवाल के ऊपर। तो चलिए समझते हैं दोस्तों कॉलिन मैकेंजी कौन था और भारतीय इतिहास पे जो है उसका योगदान क्या था। तो देखिए कॉलिन मैकेंजी जो था ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करता था। ठीक है, चूंकि हम लोग को पता है भारत के अंदर जो है भारत को किसने अपना आर्थिक उपनिवेश बनाया था दोस्तों, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनाया था। ठीक है, 1754 में मैकॉलिन मैकेंजी का जन्म हुआ था। कॉलिन मैकेंजी एक अभियंता का मतलब क्या होता है, इंजीनियर, सर्वेक्षक और मानचित्रकार के रूप में प्रसिद्ध उसने हासिल की। उसके बाद में क्या भैया 1815 में उन्हें भारत का पहला क्या बनाया गया, सर्वेयर जनरल बनाया गया। सर्वेयर जनरल का काम क्या होता है, सर्वे करना। भाई अंग्रेजों के लिए भाई कहाँ पर जो है सोना चांदी मिलेगा, खनिज कहाँ पर मिलेगा, उनको कौन से संसाधन कहाँ पर मिलेंगे, तो ये लोग जो थे मैप वगैरह बना करके अंग्रेजों को मदद करते थे।
उसके बाद में 1821 में उनकी मृत्यु तक वे इस पद पर बने रहे। भारत के अतीत को बेहतर ढंग से समझने के लिए और उपनिवेश के प्रशासन को आसान बनाने के लिए उन्होंने इतिहास से संबंधित स्थानीय परंपराओं का क्या किया, संकलन किया, ऐतिहासिक स्थलों को क्या किया, सर्वेक्षण करना आरंभ कर दिया। अब देखिए, भारत के कई सारे ऐतिहासिक चीज़ों का खोज करने में जो है ये अंग्रेजों की बहुत बड़ी भूमिका रही है, क्योंकि अंग्रेज जो थे वो लोग जो क्या करते थे दोस्तों कि वो लोग अपने संसाधनों की तलाश में जो है भारत के बहुत पुरानी पुरानी जगहों को जा करके खोदना शुरू करते थे, और जब खुदाई करते थे तो खुदाई में उनको जो है मूर्ति वगैरह मिल जाती थी। फिर जब मूर्ति मिल जाती थी तो ये लोग कई सारी ऐतिहासिक चीज़ें मिलती थी, फिर ये लोग उसका पता लगाते थे, फिर हमें पता चलता था कि भाई यहाँ पर कोई साम्राज्य है। ठीक है, तो एक तरह से जो है अंग्रेजों ने हम लोगों के अतीत को जिंदा करने में बहुत बड़ी मदद की है। तो इसी तरह से कॉलिन मैकेंजी कौन था भैया? कॉलिन मैकेंजी जो था आपका इतिहासकार भी था, सर्वेक्षक भी था, मानचित्रकार भी था। ठीक है, उसने भारत के ऐतिहासिक स्थलों का क्या किया, सर्वेक्षण किया दोस्तों, तो याद रखिएगा। अगला, उसके बाद में हम्पी के मंदिरों की विशेषताएं बताइए। अब आप लोग को एक और चीज़ बता देता हूँ, दक्षिण भारत के जो मंदिर होते हैं दोस्तों बहुत खूबसूरत मंदिर होते हैं। इनकी बनावट पे जो है हमेशा सवाल पूछा जाता है कि भाई इनके गोपुरम क्या होते हैं, महानवी डिब्बा क्या होता है। तो इनकी जो स्थापत्य कला शैली होती है ना, मंदिर को बनाने की जो स्थापत्य कला शैली होती है, ठीक है, उस पर कई बार सवाल पूछ लिए जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर पूछा है कि भाई हम्पी के मंदिरों की विशेषताएं बताइए। आप लोग को पता होना चाहिए कि अभी जो है हमारे कई सारे नोटों पे जो है दक्षिण भारतीय मंदिरों की जो है क्या है दोस्तों, उसकी तस्वीर बनाई गई है। ठीक है, हाँ, जैसे कि विठल मंदिर के बारे में। तो देखिए क्या बोल रहा है कि हम्पी के मंदिर क्या है, अत्यंत अलंकृत स्तंभ युक्त मंडप है। ठीक है, स्तंभ, कई सारे आप लोगों ने मंदिर देखे होंगे दक्षिण भारत के जो स्तंभों पर खड़े हैं। स्तंभ क्या होते हैं दोस्तों, मान लीजिए कि इस तरह से जो है स्तंभ बना करके जो है मंदिरों का क्या किया गया दोस्तों, निर्माण किया गया है। ठीक है, स्तंभ बनाए गए, उस पर जो है मंदिरों का निर्माण किया गया। आगे क्या बोल रहा है दोस्तों नेक्स्ट, कि भैया विशिष्ट अभिलक्षणों में मंडप तथा लंबे स्तंभों वाले गलियारों को अक्सर क्या बोला जाता है, मंदिर परिसर में स्थित देव स्थलों के चारों ओर बने थे। विट्ठल, उदाहरण के रूप में विट्ठल और हजारा राम मंदिर यहाँ पर क्या है दोस्तों, बहुत प्रमुख मंदिर माने जाते हैं हम्पी के अंदर। ठीक है, इनकी बनावट जो होती है बहुत खूबसूरत होती है दोस्त, है ना। आप लोग ये देखिए किस तरह से जो है मंदिर को जो है कितना ऊंचा बनाया गया है, ये देखिए। तो इस तरह से जो है दक्षिण भारत के मंदिर जो बहुत प्रसिद्ध है, उनकी बनावट पे हमेशा सवाल पूछा जाता है। तो ये तो हम लोगों ने बात की कॉलिन मैकेंजी के बारे में, पंपा देवी के बारे में, फिर हम लोगों ने हम्पी के मंदिरों के बारे में बात कर ली। अब हम लोग बात करेंगे भैया किसके बारे में, हम लोग बात करने वाले हैं कि भाई विजयनगर की जल जरूरत को किस प्रकार पूरा किया जाता था। ठीक है, हाँ, तो जल के बारे में भी बात करनी है। तो देखिए, तुंगभद्रा द्वारा निर्मित एक प्राकृतिक कुंड है। ठीक है भाई, तुंगभद्रा द्वारा जो है उसने एक बहुत बड़ा पानी का एरिया बना दिया तुंगभद्रा नदी से। उसके बाद में यह नदी उत्तर में उत्तर पूर्व दिशा में बहती है। ठीक है, उत्तर और उत्तर पूर्व दिशा के अंदर बहती है। तुंगभद्रा कैसे बहती है दोस्तों, मान लीजिए कि आपका जो है दक्षिण भारत है। ठीक है, दक्षिण भारत है, तुंगभद्रा जो नदी है वो आपकी उत्तर, यहाँ से लेके उत्तर पूर्व यानी कि इस साइड बहती है दोस्तों। अपना पानी कहाँ गिराती है, अपना पानी जो है बंगाल की खाड़ी के अंदर जो है ये नदी गिराती है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि दक्षिण भारत के अंदर जो है कई सारी नदियाँ बहती है। दक्षिण भारत के अंदर जो है दोस्तों कई सारी नदियाँ बहती हैं, जिसके अंदर से आपका जो है कृष्णा नदी है। ठीक है, कृष्णा नदी है। उसके बाद में आपका जो है कावेरी नदी कर्नाटका से बहती है। फिर उसके अंदर आपका गोदावरी नदी दोस्तों। ठीक है, फिर उसके बाद में महानदी है आपका। तो फिर इन्हीं की सहायक नदियाँ हैं, कोसी कह रहा हूँ। फिर इसी की सहायक नदी आपकी तुंगभद्रा नदी होगी दोस्तों, कोयना नदी होगी, भीमा हो गई। ठीक है, मालप्रभा, घाटप्रभा, तमाम नदियाँ जो दक्षिण भारत की। लेकिन प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी है, तो आपकी हो जाएगी कृष्णा नदी हो जाएगी दोस्तों प्रमुख नदी। ठीक है, उसके बाद में कावेरी नदी हो जाएगी दोस्तों प्रमुख नदी, फिर गोदावरी नदी हो जाएगी आपकी प्रमुख नदी। तो दक्षिण भारत की क्या है, प्रमुख नदियाँ हैं। आगे देखिए क्या बोल रहा है दोस्तों, जल की जरूरत के लिए। उसके बाद में क्या है भाई कि यह नदी उत्तर में उत्तर पूर्व दिशा में बहती है। आसपास की पहाड़ियों से कई जलधाराएं आकर नदी में मिल जाती हैं। ठीक है, कई सारी सहायक नदियां आकर के मिल जाती हैं। लगभग सभी धाराओं पर क्या बनाए गए, बांध बना करके अलग हौज बनाए गए। ठीक है, हर नदी के ऊपर क्या बनाया गया, बांध बनाया गया। सूखे क्षेत्र होने के कारण पानी के संचय और इसे शहर तक ले जाने के लिए व्यापक प्रबंध करना जरूरी है। क्योंकि भैया जो आपका विजयनगर वाला एरिया, विजयनगर वाला जो तुंगभद्रा कृष्णा वाला एरिया, वो तो ठीक ठाक पानी है, लेकिन साम्राज्य काफ़ी बड़ा था। साम्राज्य के अंदर वो इलाके भी आते थे जो काफ़ी सूखे थे, तो पानी तो वहाँ पर भी देना है। तो इस तरह से जो है इन लोगों ने क्या बना रखा था, कैनाल बना रखी थी दोस्तों। नदी में से जो है इन्होंने बांध की जरूरत बना रखी थी। और हौज का निर्माण प्रारंभिक शताब्दी के आरंभिक वर्षों में हो, जिसे क्या बोलते हैं, कमलपुरम जलाशय कहा जाता है। मतलब हर जगह इन्होंने क्या बना रखा था, जलाशय बना रखा था। मान लीजिए, अब इसको बहुत ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, मान लीजिए कि ये जो है ये आपकी नदी बह रही है। ठीक है, ये मतलब ये मान लीजिए कि जो है नदी ऐसे करके बह रही है। ठीक है, यहाँ से नदी बह रही है।
अब ये क्या है, इन्होंने जो है नदी के पानी में को जो है अलग करके जो है क्या बना लिया, आपका हौज बना लिया, जलाशय बना लिया, इसके अंदर पानी स्टोर कर लिया। ठीक है, अब इसमें इसी जलाशय को जोड़ जोड़ करके जो है इन लोगों ने क्या बनाया दोस्तों, नाली टाइप में बना दी। ये नाली दूर दूर तक जाती थी। ठीक है, इसके अंदर पानी होता था। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये लोग पानी की सप्लाई देते थे बाकी सारे सूखे इलाकों को। ठीक है, हाँ, तो इस तरह से जो इन लोगों ने बनाया था। तो ये हो गया दोस्तों जल की आवश्यकता को इन्होंने किस तरह से पूरा किया, ये भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। आगे बात करते हैं हम लोग दोस्तों, नेक्स्ट अब क्या बात करेंगे हम लोग, अब हम लोग को बात करना है कि शहर के किलेबंद क्षेत्र में कृषि को रखने के आपके विचार में क्या फायदे और नुकसान थी। अब आप लोग को समझना चाहिए। देखिए, पहले के ज़माने में क्या होता था कि जो राजा महाराजा होते थे ना, वो बहुत बड़े मतलब पूरे उनका जो राज्य होता था ना, मतलब राज्य जहाँ पर वो राजा रहता था उसके आसपास के इलाके को, कई सारे गाँव को जो है एक बड़े से जो है किलेबंद के अंदर क्या घिरवा देता था। ठीक है, आप लोगों ने कई सारे किले वगैरह देखे होंगे। इसी के अंदर जो था राजा का घर भी होता था दोस्तों। ठीक है, इसी के अंदर राजा का घर होता है, इसी के अंदर बाग बगीचे वगैरह होते हैं, इसी के अंदर उसकी प्रजा वगैरह भी रहती है। किले जो है बहुत लंबे लंबे दीवार से जो है किले बनवाए जाते थे, चारों तरफ तोप लगवाए जाते थे। उसके पीछे कारण ये होता था कि मान लीजिए कि कोई आक्रमणकारी है ना, वो कभी किले के अंदर प्रवेश ना कर पाए। अब आप और किले के अंदर प्रवेश ना कर पाए, किले के अंदर उनकी सारी जरूरत की चीज़ें होती थी, खेत होती थे दोस्तों। ठीक है, पानी की सुविधा होती थी, तमाम चीज़ें किले के अंदर ही होती थी कि कभी जो है दुश्मन 1 साल 2 साल तक पड़ाव डाल दे तो इनको जो है सारा चीज़ इनका किले के अंदर ही होता था। तो किलेबंद इसलिए की जाती थी, तो किलेबंद के अंदर इनकी कृषि भी होती थी। तो देखिए, विजयनगर शहर के किलेबंद क्षेत्र में कृषि को चार दीवारी के अंदर रखने से हमारे विचार से अनेक लाभ और हानियां भी थी। ठीक है, तो देखिए, कृषि क्षेत्रों में खेतों के आसपास सामान्यतः साधारण जनता किसान रहते थे। बागों और खेतों की रखवाली करना आसान था। ठीक है, उसके बाद में प्राय मध्यकालीन घेराबंदी का मुख्य उद्देश्य क्या था, प्रतिपक्ष को खाद्य सामग्री से क्या कर देना, वंचित कर जल्दी से जल्दी आत्मसमर्पण के लिए करना होता था। ठीक है, हाँ, उसके बाद में दोस्तों, उसके बाद में युद्ध काल में शत्रुओं द्वारा घेराबंदी कई महीनों तक जारी रहती थी। कई बार क्या होता था कि शत्रु जो होते थे ना, वो किले के बाहर कई महीनों तक जो है पहरा डाल के रहते थे। उनको लगता था कि राजा जो है तुरंत निकल के आएगा और वो जो है आत्मसमर्पण कर लेगा, लेकिन उनको नहीं पता होता था कि राजा जो है सब कुछ खेत वेत सब उसके किले के अंदर ही है, सारी जरूरत का सामान उसके किले के अंदर ही है। यहाँ तक कि वर्षों तक चल सकती थी। आमतौर पर शासक ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए किलेबंद क्षेत्रों के भीतर ही, अब देखिए, किलेबंद क्षेत्रों के भीतर ही क्या क्या रखते थे वो लोग, अनानागार यानी कि अनाज का बहुत सारा भंडार रखते थे। विजयनगर के शासकों ने पूरे कृषि भूभाग को बचाने के लिए अधिक महंगी तथा व्यापक नीति को अपनाया था दोस्तों। ठीक है, उसके बाद में किलेबंदी खेती योग्य भूमि को चार दीवारी के अंदर रखने से नुकसान यह था कि प्राय बाहर रहने वाले किसानों को आने जाने में क्या करना पड़ता था, द्वारपालों से इजाजत लेनी पड़ती थी। अब किलेबंद के अंदर पूरा साम्राज्य तो आ नहीं सकता है, कुछ चुनिंदा लोग ही आ सकते थे। तो जो खेती करने वाले किसान होते थे उनको किलेबंद के अंदर आना पड़ता था, और जो पहरेदार होते थे उनसे क्या परमिशन लेनी पड़ती थी। साथ ही कभी कभी जो शत्रु जो है घेराबंदी होने पर बाहर से कृषि के लिए आवश्यक जरूरी पड़ने पर बीज, उर्वरक, यंत्र आदि बाहर के बाजारों से लाना प्राय कठिन था। अब मान लीजिए किलेबंदी हो चुकी है, अब खेत तो राजा खुद जोतेगा नहीं, उसको किसान मंगाने पड़ेंगे। ठीक है, और किसान बाहर किलेबंद के बाहर रहते थे, तो कई बार दुश्मन जो होते थे किसान के भेष बना करके जो है किलेबंद के अंदर घुस जाते थे और वो राजा को नुकसान पहुंचा देते थे। ठीक है, तो कई बार जो है किलेबंदी के नुकसान भी होते थे, फायदे भी होते थे लेकिन नुकसान भी होते थे। यदि शत्रु पक्ष के द्वारा काटी गई फसलों को आग लगाकर जला दिया जाता था तो आर्थिक हानि बहुत व्यापक हो सकती थी। तो ये है दोस्तों कि भाई विजयनगर साम्राज्य के अंदर जो है किलेबंदी के क्या फायदे थे और क्या नुकसान थे। ठीक है, तो आप लोग खुद भी लिख सकते हो। आगे हम लोग को बात करना है बहुत इंपॉर्टेंट, इसके अंदर एक टॉपिक है महानवी डिब्बा। ठीक है, इसके बारे में हम लोग को डिस्कस करना है दोस्तों कि महानवी डिब्बा क्या है, तो इसको समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, हमारे विचार में महानवी डिब्बा से संबंध अनुष्ठानों का व्यापक महत्व था। विजयनगर शहर के सबसे ऊंचे स्थानों पर महानवी डिब्बा नामक विशाल मंच होता था। इसकी संरचना से जुड़े अनुष्ठान संभवतः सितंबर तथा अक्टूबर के शरद मासों में मनाए जाने वाले 10 दिन के हिंदू त्योहार, जिसे दशहरा उत्तर भारत में दशहरा बोला जाता है, दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल में बोला जाता है, और नवरात्रि या महानवी प्रायद्वीपीय भारत नामों में जाना जाता है, यानी महानवी के अवसर पर निष्पादित किए जाते थे। इस अवसर पर विजयनगर शासक अपने रुतबे, ताकत और अधिराज्य का प्रदर्शन करते थे। अब देखिए, महानवी डिब्बा क्या मतलब, विजयनगर साम्राज्य के अंदर जब भी कोई पूजा पाठ वगैरह त्योहार वगैरह होता था ना, तो एक बहुत बड़ा सा मंच बना दिया जाता था। ठीक है, मंच जिसके ऊपर राजा जो है साल में एक बार आकर के अपनी जनता को दर्शन देता था। ठीक है, वो सेलिब्रेट करता था त्यौहार। तो उसी संरचना को, उसी को क्या बोलते थे, महानवी डिब्बा, जहाँ पर राजा और उसकी पूरी उसके जितने भी मंत्री वगैरह थे, उसका पूरा परिवार वहाँ पर बैठता था, और वो जो है बिल्कुल ऊंचाई पर इसे बनाया जाता था ताकि राजा आसानी से अपनी प्रजा को जो है देख सके। ठीक है, तो उसी को क्या बोलते हैं, महानवी डिब्बा बोलते हैं। और देखिए दोस्तों, इस अवसर पर होने वाले धर्म अनुष्ठानों में मूर्ति की पूजा की जाती थी।
राज्य के जो घोड़े होते थे उनकी पूजा होती थी, भैंसों और अन्य जानवरों की बलि भी दी जाती थी। नृत्य होते थे दोस्तों, कुश्ती प्रतिस्पर्धा की जाती थी, ठीक है। घोड़ों, हथियारों तथा रथों और सैनिकों की शोभा यात्रा निकाली जाती थी। साथ ही प्रमुख नायकों, अधीनस्थ राजाओं द्वारा राजा और उसके अतिथियों को दी जाने वाली औपचारिक भेंट इस अवसर के प्रमुख आकर्षण थे। यानी कि एक तरह से साल भर में जो है ये किसी त्योहार पर जो है पूरा इनका जो प्रजा इकट्ठा होता था, इनके जितने भी नायक यानी सैनिक होते थे सब अपना अपना सब गिफ्ट लेके आते थे राजा के लिए। उसके बाद में त्योहार के अंतिम दिन राजा अपनी तथा अपने नायकों की सेना का खुले मैदान में क्या करता था, आयोजित भव्य समारोह का निरीक्षण करता था। इस अवसर पर नायक राजा के लिए बड़ी मात्रा में भेंट ही लेकर आते थे, ठीक है। हाँ, इस तरह से हमारे इंडिया के अंदर क्या होता है कि साल में एक बार जो है हमारी हम जो है सैनिक क्या करते हैं, अपना प्रदर्शन करते हैं कि नहीं करते गणतंत्र दिवस पे इंडिया गेट राजपथ पे। तो उसी तरह से जो है यहाँ पर भी जो होता था कि साल में एक बार जो है राजा मतलब इकट्ठा होता था, सारे उसके सैनिक इकट्ठा होते थे, पूरी प्रजा इकट्ठा होती थी और वो जायजा लेता था। तो ये था दोस्तों महानवी टिब्बा टिब्बा के बारे में जानकारी, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों अगला टॉपिक क्या है। अगला टॉपिक हम लोग को डिस्कस करना है भाई कि विजयनगर साम्राज्य के विभिन्न विवरणों से विजयनगर साम्राज्य के लोगों का जीवन के बारे में आप लोग थोड़ा सा बताएं कि विजयनगर साम्राज्य के अंदर जो है जनता की क्या स्थिति थी, जनता खुश थी कि नहीं थी, उसके बारे में एक बार डिस्कस करते हैं। तो देखिए दोस्तों, क्षेत्र सर्वेक्षण इंगित करते हैं कि इस पूरे क्षेत्र में बहुत से पूजा स्थल थे, छोटे मंदिर थे जो विविध प्रकार के संप्रदायों के प्रचलन की ओर संकेत करते थे। यानी कि यहाँ पर जो थे लोग बहुत ही क्या से धार्मिक थे दोस्तों, जगह जगह मंदिर बना रखे थे। विजयनगर साम्राज्य में साधारण लोग विभिन्न संप्रदाय जैसे हिंदू, शैव, वैष्णव, जैन, बौद्ध और इस्लाम के अनुयायी रहते थे। यानी कि कितना सेकुलर था विजयनगर साम्राज्य के अंदर, हर धर्म को मानने वाले लोग थे। बहुत सारी अलग अलग भाषाएं बोली जाती थी, जैसे कन्नड़ कर्नाटका के अंदर, तमिल तमिलनाडु के अंदर, तेलुगु आंध्र प्रदेश के अंदर, संस्कृत उत्तर भारत के अंदर। तो इन भाषाओं को बोलने वाले लोग रहते थे। सामान्य लोगों में कुछ छोटे व्यापारी भी रहते थे, कुछ सौदागर भी रहते थे जो गाँवों, कस्बों और छोटे शहरों में रहते थे। इनमें कुछ व्यापारी जो थे बंदरगाह शहरों में भी रहते थे। स्थानीय वस्तुओं जैसे मसाले, मोती, चंदन आदि के साथ साथ कुछ व्यापारी घोड़े और हाथियों का भी क्या करते थे, व्यापार करते थे दोस्तों, ठीक है। उसके बाद में और क्या कि किसान, श्रमिक, दास आदि को भी साधारण लोगों में क्या किया जाता था, शामिल किया जाता था। साम्राज्य में कुछ सामान्य ब्राह्मण, व्यापारी, दास, दासियां, साधारण लोग कृषि कार्यों के साथ साथ विभिन्न प्रकार के तथाकथित छोटे समझे जाने वाले कार्य भी किया करते थे। तो इस तरह जो था सामाजिक स्थिति थी विजयनगर साम्राज्य की, ठीक है दोस्तों। हाँ, फिर उसके बाद में ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आप लोगों के पेपरों में पक्का पूछा जाएगा भाई, विजयनगर साम्राज्य के उत्थान में यानी इसको आगे बढ़ाने में अमरनायक प्रणाली के बारे में बात कीजिए। भाई अमरनायक प्रणाली क्या थी, तो देखिए किसी भी साम्राज्य को आगे बढ़ाने में सबसे बड़ा योगदान उसके सैनिक करते हैं दोस्तों, उसके सैनिक और उसके अधिकारी करते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से विजयनगर साम्राज्य को आगे बढ़ाने में, उसका विस्तार करने में अमरनायकों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो इसको समझते हैं दोस्तों। तो देखिए इस सैनिक प्रणाली का विजयनगर साम्राज्य के उत्थान में क्या था, बहुत महत्वपूर्ण योगदान था, ठीक है। अमरनायक प्रणाली विजयनगर साम्राज्य की एक प्रमुख राजनीतिक खोज थी। ऐसा प्रतीत होता है कि इस प्रणाली के कई तत्व दिल्ली सल्तनत की एकता प्रणाली से लिए गए, ठीक है। तो जो कई सारे इतिहासकारों का मानना है कि भाई विजयनगर साम्राज्य के अंदर जो आपका अमरनायक प्रणाली है ना, ये सेम टू सेम दिल्ली सल्तनत की जो एकता प्रणाली थी ना, वहां से इसको ग्रहण किया गया था, ठीक है। उसके बाद में अमरनायक क्या होते थे, सैनिक कमांडर थे जिन्हें राय द्वारा प्रशासन के लिए राज्य क्षेत्र दिए जाते थे। याद रखिएगा, अमरनायक सैनिक कमांडर, ठीक है। हाँ, जिस तरह से भारत के अंदर हमारी जो इंडियन आर्मी है उसके अंदर अलग अलग कमांडिंग ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है, सीओज होते हैं, मेजर जनरल होते हैं, उनके पास अलग अलग यूनिट्स होती है तो उनके वो हेड होते हैं। इसी तरह से जो है विजयनगर साम्राज्य के अंदर भी क्या थे, सैनिक कमांडर होते थे जिनको जो है अलग अलग क्षेत्र दिए जाते थे प्रशासन के लिए, क्योंकि विजयनगर साम्राज्य बहुत बड़ा एरिया था दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए, वे किसानों को, शिल्पकर्मियों को, व्यापारियों से क्या वसूल करते थे, भू राजस्व और तथा अन्य टैक्स वसूल करते थे। इनका काम था टैक्स वसूलने का। राजस्व का कुछ भाग मंदिर, सिंचाई के साधनों के रखरखाव के लिए भी क्या किए करते थे, ये लोग खर्च करते थे, ठीक है। आगे देखते हैं और क्या काम है अमरनायकों का। अमरनायकों के दल जरूरत के समय विजयनगर के शासकों को भी एक प्रभावी सैनिक सहायता प्रदान करते थे। मान लीजिए कि विजयनगर साम्राज्य की किसी राजा से लड़ाई होगी, तो ये जितने भी अमरनायक होते थे, अपने जितने भी सैनिक होते थे, सब जो है मौके वारदात पे जो है राजा के पास भेज देते थे ताकि राजा की तरफ से ये लोग लड़ाई लड़ सकें। अमरनायक राजस्व का कुछ भाग व्यक्तिगत उपयोग यानी पर्सनल खर्चे के लिए भी रखते थे, फिर बाकी जो बच जाता था उसमें से घोड़ों को, हाथियों के, ठीक है, इनके रखरखाव के लिए भी पैसे रखते थे ये लोग। ये दल विजयनगर शासकों को एक प्रभावी सैनिक शक्ति प्रदान करने में क्या मदद करते थे, जिसकी मदद से उन्होंने पूरी दक्षिणी प्रायद्वीप को क्या कर लिया था, अपने नियंत्रण में कर लिया था। और
अमरनायक राजा को क्या साल में एक बार भेंट भेजा करते थे और अपनी स्वामी भक्ति प्रकट करने के लिए राज के दरबार में उपहारों के साथ उपस्थित हुआ करते थे। ठीक है, हम लोगों ने जो ऊपर बात किया मानवीय डिब्बा, साल में एक बार जो त्योहार होता था, यहाँ पर सारे अमरनायक राजा के सामने इकट्ठा होते थे। ठीक है, हाँ, और सारा लेखा जोखा देते थे साल भर का। आगे क्या करते थे भाई कि ये अमरनायक राजा के नियंत्रण में रहते थे। कभी कभी उन्हें एक दूसरे के स्थान पर क्या करते ट्रांसफर किया जाता था। ठीक है, जिससे कि इनका नियंत्रण बना रहे। अगर एक ही अमरनायक एक ही जगह पर कई सालों तक रह जाएगा तो वो भ्रष्ट हो जाएगा दोस्तों वहाँ पर। और कई बार क्या होता था कि अमरनायक जो थे बगावत भी कर देते थे। 17वीं शताब्दी में इनमें से कई नायकों ने अपने स्वतंत्र क्या कर लिए, राज्य स्थापित कर लिए। जब राजा कमजोर हुआ तो यही अमरनायक जो थे, इन्होंने जिस क्षेत्र में इनको काम दिया जाता था वहीं पर ये लोग वहाँ के राजा बन जाते थे। ठीक है, हाँ, तो ये था दोस्तों अमरनायकों के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अमरनायक प्रणाली के बारे में काफ़ी जानकारी होगी। आगे आप लोगों से एक पैसेज पूछा जाएगा। ये पैसेज है आपका कॉलिन मैकेंजी के बारे में। तो ये जो है मैं आप लोगों पे होमवर्क देता हूँ कि आप लोग इस पैसेज स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस पैसेज को पढ़िए। पैसेज बहुत आसान है कॉलिन मैकेंजी के बारे में। फिर यहाँ आपसे प्रश्न पूछा गया है, चूँकि यहाँ पर आंसर भी दिया ही गया है। ठीक है, तो आप लोग को जो इस तरह से आप लोग को डील करना है। तो देखिए दोस्तों, हम लोगों ने कितनी आसानी से और कितने कम समय के अंदर जो है विजयनगर साम्राज्य का एक क्विक रिवीजन कर लिया। और रिवीजन भी कैसे किया हम लोगों ने, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सहायता से। तो हम लोगों का रिवीजन भी हो गया और हम लोगों ने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे यहाँ से उसको भी हम लोगों ने जो है बेहतर तरीके से डिस्कस कर लिया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आप लोग को चीज़ें समझ में आई होंगी। और अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को आखिरी तक देखिए, अपने दोस्तों को सेंड कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए और मेरी इस यूट्यूब चैनल पर जो है आप लोग बने रहिए। इसी के साथ आप लोगों से अलविदा, जय हिंद।